तो हम लोग क्या देख रहे थे? रिकर्सन देखे। रिकर्सन से जो रिकर्सिव प्रोग्राम रहता है, रिकर्सिव प्रोग्राम का रिकरेंस रिलेशन भी लिखना देख लिए, हम लोग सीख लिए। अब रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का कितना तरीका बताए थे? पहला तरीका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा रिकर्सिव ट्री मेथड और तीसरा मास्टर थ्योरम। तो पहला क्या है? पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या है? फर्स्ट है रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का तरीका। इसका मतलब क्या है? इसमें होता क्या है एक्चुअली? इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। सब्स्टिट्यूशन मेथड का डेफिनेशन है क्या? ब्लू से लिखते हैं इसको। Substituting the given function again and again until given function removed or deleted। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों का मतलब क्या हुआ कि टर्मिनेट हो जाए। अब फिर से एक बार डेफिनेशन को देखेंगे। तो रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का तीन तरीका है। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है? रिकर्सिव ट्री मेथड। तीसरा क्या है? मास्टर थ्योरम। तो पहला हम लोग देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका डेफिनेशन क्या है? पढ़ो एक बार। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन फंक्शन अगेन एंड अगेन until given function removed और deleted। मतलब कि तब तक हम लोग फंक्शन को बार बार सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, बार बार लिखते रहेंगे, जब तक यो फंक्शन रिमूव ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। रिमूव और डिलीट होने का मतलब क्या हुआ भाई? तो रिमूव और डिलीट कब होगा? जब वो फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब कि जब तक टर्मिनेट ना करे तब तक फंक्शन को बार बार लिखते रहना है। अब इसका मतलब क्या, कहां लिखते रहेंगे? तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझने में ये चीज आसान होगा इस सेंटेंस को। तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा है, Tn इक्वल टू T n-1 प्लस C। किसके लिए? n ग्रेटर देन 1 के लिए और 1 किसके लिए? n इक्वल टू 1 के लिए। मान लो एक रेफरेंस रिलेशन ही तो है क्या? Tn में अगर n का वैल्यू 1 हो तब 1 होगा Tn का वैल्यू, और n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो Tn का वैल्यू क्या बन जाएगा? Tn-1 प्लस C। यही है रेफरेंस रिलेशन। अब क्या बोल रहा है? सब्स्टिट्यूट करना है बार बार फंक्शन को जब तक कि फंक्शन रिमूव ना हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे रहेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि सबसे पहले तो हम लोग लिखे Tn इक्वल टू T ऑफ n-1 प्लस C। लिख लिए।
अब इस टर्म के बदले ये दोनों आ गया ना, अब यहां पर इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये क्या है? ये भी एक फंक्शन कॉल है ना, टी ऑफ n माइनस वन। अब टी ऑफ n माइनस वन को एक्सपेंड करते हैं। टी ऑफ n माइनस वन को एक्सपेंड करेंगे किस तरीके से? सेम इसी तरीके से जैसे पहले हुआ है। यहाँ पर tn था तो tn माइनस वन हो गया। अगर tn माइनस वन ही रहेगा n का वैल्यू तो क्या होगा? जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको जब करेंगे तो क्या बनेगा? टी ऑफ n माइनस वन तो पहले से ही है, फिर एक और माइनस वन हो गया प्लस c हो गया। किसके बदले? इसके बदले, इतना के बदले केवल हो गया ये यहां से यहां तक। एक पहले से c तो बचा हुआ ही था, पहले से ही बचा हुआ था ना c। और केवल इसको जब एक्सपेंड किए tn माइनस वन को, बना क्या? tn माइनस वन, मतलब कि यहां हो गया ओवरऑल n माइनस टू। यहाँ एक c यहाँ है, एक पहले से भी c था। अब फिर से a वाले tn माइनस टू को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? tn माइनस थ्री प्लस माइनस टू है तो एक और माइनस होगा, tn माइनस थ्री प्लस c। ये इतना के लिए लिख लिए। अब प्लस पहले से क्या था? एक c यहाँ, एक c यहाँ, प्लस c। यही हुआ ना। फिर से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसके बदले ये पूरा लिख दिए, इसके बदले फिर से ये लिख दिए, और फिर से इसके बदले फिर से लिखेंगे। देखो इसके बदले फिर से लिखेंगे अगले स्टेप में क्या? टी ऑफ n माइनस फोर प्लस c। ये इसके बदले केवल हुआ, प्लस ये 3c तो है ही ना, 3c यहाँ कॉपी हो जाएगा, 3c यहाँ आ गया, हो गया ना टोटल c। मतलब समझो जब यहाँ वैल्यू वन है, n माइनस वन है, फिर यहाँ n माइनस टू है, फिर n माइनस थ्री है, n माइनस फोर है। हम लोग को जाना कहाँ है? जब n का वैल्यू वन हो जाए, जब इस पूरे का वैल्यू वन हो जाए। तो देखो मान लो 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा होगा कि एक ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर कि n माइनस के इक्वल टू n का वैल्यू कितना होना चाहिए? वन हो जाए। ये कम है, n माइनस के बन गया, वन हो गया। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो गया? n माइनस वन हो गया ना। मतलब कि ये 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? n माइनस वन तक जाएगा ये। तो ऐसे ऐसे ये कहाँ तक गया? कॉपी ऐसे आगे बढ़ते गए, पुट करके बार बार, क्या बन गया? टी ऑफ n माइनस वन प्लस c प्लस c प्लस c। बहुत सारा c होगा। कितना c होगा अभी वो भी देखेंगे। अभी तो इतना देख लिए, ये क्या वैल्यू हो गया। जब इसको अच्छे से सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा? टी ऑफ n माइनस n हो गया, n माइनस n प्लस वन माइनस माइनस प्लस n कैंसिल आउट हो गया, प्लस c हो गया। कितना सारा c है जो देखो अभी देखेंगे हम लोग। जब माइनस वन हुआ तो एक c था, माइनस टू हुआ तो दो c हो गया, माइनस थ्री हुआ 3c हो गया, माइनस फोर हुआ तो 3 1 4c हो गया। मतलब कि माइनस n माइनस वन हो गया तो कितना c हो गया? जब n माइनस वन यहाँ वैल्यू आ गया, 1 2 3 होते तो कितना c हो गया? n माइनस वन ही तो c हुआ, वही हुआ ना। तो अब देखो यहाँ क्या आ गया है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? टी ऑफ वन बचा। टी ऑफ वन, n का वैल्यू वन होने में क्या होता है? n का वैल्यू क्या आता है? वन आता है। मतलब कि इस पूरे का वैल्यू वन आ गया, प्लस n माइनस वन इंटू सी। सी क्या है? कुछ कांस्टेंट है। मतलब कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बोलते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या आ गया? इसको सॉल्व किए तो लास्ट में कितना आया है? n माइनस वन
इंटू सी इक्वल टू बीगो ऑफ एन, क्योंकि सी कांस्टेंट है, हटा दिए। समझ रहे हो कैसे सॉल्व किए? इसको कैसे सॉल्व किए? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बार बार सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन फंक्शन अगेन एंड अगेन अंटिल गिवन फंक्शन रिमूव्ड। कब तक इसको हम सब्स्टिट्यूट किए थे? देखो कब तक किए थे? जब तक ये रिमूव ना हो। देखो टी ऑफ वन का वैल्यू 1 आ गया था, यहाँ रिमूव हो गया, इसकी अगला स्टेप हम नहीं गए हैं, यहां तक ही गए। रिमूव होने का मतलब क्या है? टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेशन कंडीशन तो यहां दिया ही रहता है रेकरेंस रिलेशन में, समझ रहे हो बात? तो यहां पर क्या हो गया? बीगो एन हो गया। अब देखो इतना कुछ किए तब ये जो आंसर आया है, कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसा हो सकता है क्या कि सीधा आंसर आसानी से आता? सिंपल सोचो, एन से बार बार -1 कर रहे हैं और एन का वैल्यू जब 1 होगा तब T1 का वैल्यू 1 आना है। तो इलिमिनेट कब होगा? जब यहां पर 1 वैल्यू आ जाए, n-1 का वैल्यू 1 आ जाए। तो यहां से क्या देखे, n - k = 1, तो k = n-1 आ गया, मतलब कि n-1 टाइम्स ये चलेगा। तो एक बार में 1 c आता है, एक बार में कितना c आया? 1 c आया, दूसरे बार में 2 c आएगा, तीसरे बार में 3 c आएगा। टोटल n-1 टाइम्स जब होगा तो कितना c आना था? n-1 टाइम्स होने का मतलब क्या है कि n-1 c ही तो आता, और जब n-1 c आएगा मतलब कि यही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। बस वही चीज देखो यहाँ है बीगो एन। मतलब तरीका ऐसे है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि अब ऐसा लिखा हुआ रेफरेंस रिलेशन तो इतना सॉल्व करने का जरूरत पड़ा। हमेशा देख कर ऑब्जर्व कर सकते हो कि अच्छा सी है ना, -1 है ना, एन स्टेप जाएगा एलिमिनेट होने के लिए, ये चीज T1 बनने के लिए ये n-1 स्टेप, मतलब ओवरऑल रफली n स्टेप जा रहा है। बार बार c ऐड करना, कुछ कांस्टेंट ऐड करना है, n टाइम्स अगर कांस्टेंट ऐड करेंगे तो n × c हो गया। तो इस तरीके से कम टाइम में आंसर ये आएगा। और देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ जब बनाएंगे इसके बेसिस पर तब ज्यादा क्लियरिटी आएगा हम लोग को। क्वेश्चन ही देखना और कुछ है नहीं इसमें। कैसे सॉल्व करते हैं रेकरेंस रिलेशन को, यही जो देख रहे हैं। तब यहाँ पर क्या है, एक ही चीज काम करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। रेकरेंस रिलेशन से क्या फाइंड आउट करते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि टाइम ही फाइंड आउट करेंगे। रेकरेंस रिलेशन एक मैथमेटिकल टूल है जिसके थ्रू हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो चलो अब यहां पर एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लेते हैं T ऑफ n-1 प्लस n रहे, अगर किसके लिए भाई? n > 1 के लिए, और 1 वैल्यू हो कब? n = 1 के लिए। मान लो यह है हम लोग का रेकरेंस रिलेशन। तो अब क्या करेंगे, यहां पर एक बार और एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, देख लो एक बार आराम से, इजी ही है। ये क्या होगा? Tn = T ऑफ n-1 प्लस n। अब इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ये दोनों में क्या है, टर्म। फंक्शन तो यही है ना, ये तो बस एक वेरिएबल बचा है, फंक्शन ये है, इसको एक्सपेंड करेंगे। ये क्या बनेगा? T ऑफ n- यहाँ 1 है ना, n-1 से एक और 1 घटेगा, मतलब -2 बन जाएगा, प्लस n। यहां पर जो वैल्यू है t का, समझ रहे हो बात? देखो यहां पर जो वैल्यू है n-1 होगा, प्लस जो पहले वाला n था जो यहां आएगा। कैसे आया है समझो।
जब tn है तब tn माइनस 1 प्लस n होता है। n क्या है, यहाँ जो t के साथ में वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर n आता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, इससे एक कम होता है। तो भाई अब इसको एक्सपेंड करेंगे तब यहाँ क्या होगा, इस वैल्यू से एक कम होगा। देखो n माइनस 1 है तो यहाँ n माइनस 2 हो गया। प्लस में क्या होगा, जो यहाँ पर वैल्यू है वही वैल्यू ना यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू है n माइनस 1 वही वैल्यू ना यहाँ भी आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कौन सा वैल्यू आया है, n आया है। कब, जब यहाँ पर n है, जब यहाँ पर n है तभी ना यहाँ पर n आया है। मतलब कि यहाँ पर अब क्या आएगा, जब n माइनस 1 वैल्यू है तो यहाँ पर n माइनस 1 आएगा। फिर अगले वाले में जाते हैं, इसको फिर से एक्सपेंड करते हैं एक स्टेप और। क्या होगा, t ऑफ n माइनस 2 है ना, तो -3 हो गया। प्लस यहाँ जो वैल्यू है जो ऐड करेंगे क्या है, n माइनस 2 है। प्लस पहले वाला n माइनस 1 एक था, प्लस पहले वाला n भी था। तो आप देखो कैसा दिख रहा है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 आया है ना। अभी देखो इलिमिनेट कब होगा, जब n का वैल्यू 1 होगा। मतलब कि n माइनस k बराबर 1 हो जाए। k बराबर क्या होगा, n माइनस 1 होगा, यही हुआ ना। मतलब कि इसको अगर नीचे की ओर और लाते हैं, t ऑफ n माइनस k, t ऑफ n माइनस k हुआ ना, प्लस k प्लस डॉट 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 n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n, यही हुआ ना। अब k का क्या वैल्यू है, k का वैल्यू है n माइनस 1। मतलब कि t ऑफ n माइनस 1 प्लस k का वैल्यू क्या है, n माइनस 1। k का वैल्यू क्या है, n माइनस 1। अच्छा, यहां पर n माइनस k किए हैं, जब यहां पर n माइनस 2 है, जब इसको एक्सपेंड किए तब यहां पर n माइनस 2 आया है अगले स्टेप में। मतलब इसके साथ में क्या n माइनस 2 है तो यहाँ n माइनस 1 आया, यहाँ n माइनस 3 है तो यहाँ n माइनस 2 आया। मतलब कि यहाँ पर n माइनस k है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा n माइनस k प्लस 1। यहाँ पर आएगा n माइनस k प्लस 1। तो n माइनस, यहाँ पर लिखेंगे क्या, n माइनस k का वैल्यू क्या है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस n कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस हो गया ना। मतलब कि ओवरऑल कितना हो गया इसका वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू हो गया 2। देखो इसको लिखना, इसको लिख कर देखो खुद से, n माइनस k प्लस 1, k का वैल्यू है n माइनस 1। देखो k का वैल्यू है n माइनस 1, इसको लिख कर देखो एक बार, n माइनस k प्लस 1, एक कट के बचेगा 2। तो 2 जब यहाँ बचा है, यहाँ क्या है, n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, मतलब कि n से कमते जा रहा है। यहाँ पर 2 है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा। ऐसे ही करते करते n माइनस 2 जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है फिर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n, ये आया होगा। ये क्या है, n माइनस n तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, t ऑफ n 1, t ऑफ 1 का वैल्यू 1 हो गया। मतलब कि इस पूरे का वैल्यू 1 आ गया। तो बचा है क्या, अब उसको देखते हैं। बचा क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। मतलब कि अब कैसा दिख रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर।
वही दिख रहा है ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर ही दिख रहा है ना। नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर का सम अप टू एन अगर है तो क्या करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। मतलब कि क्या हो गया ये, बीगो ऑफ, अच्छा बीगो अगर नहीं भी यहाँ लिखोगे, एक स्टेप और भी लिखोगे तो लिख लो ऐसे, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, टू तो है कांस्टेंट, डिवाइड किए, इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लेंगे। अब एन स्क्वायर माइनस एन है तो हाईएस्ट पावर क्या है, एन स्क्वायर है, मतलब कि क्या लिखेंगे, बीगो ऑफ एन स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया बीगो ऑफ एन स्क्वायर। कब आया, जब यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करते रहे तब जाकर आया बीगो एन स्क्वायर। अब देखते हैं शॉर्ट में आ सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या? देखो सिंपल सोचो, जब टी एन है तो यहां पर एन माइनस वन हुआ, यहां पर एन हुआ। अब कितना स्टेप्स जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री। कब तक जाना है, जब तक ये टर्म वन ना हो जाए। तो कब तक जाएगा, एन माइनस के इक्वल टू वन किए तो के का वैल्यू एन माइनस वन, मतलब कि एन माइनस वन स्टेप से जाएगा और हर स्टेप में एन ऐड हो रहा है। अलग बात है एन छोटा होते जा रहा है, एन छोटा होते जा रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं एन छोटा होते जा रहा है तो सीधा ही ऐड करेंगे। एन है तो बार बार एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर अप टू वन, मतलब कि एक से लेकर एन तक जाना है। इससे क्या पता चल रहा है कि एक से लेकर एन तक जाना है। सीधा सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे, एपी निकालेंगे। वो भी नहीं तो रफली अगर देखना है तो रफली देखेंगे क्या कि इस चीज को वेनिश करने में एन स्टेप्स लगभग लग रहा है, एन स्टेप्स रफली लग रहा है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है एक स्टेप के लिए, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा रफ एस्टिमेट में। और कैलकुलेशन करके भी लास्ट में कुछ बीगो के लिए कांस्टेंट को हटाए तो वहां भी लगभग रफली एन स्क्वायर ही आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूशन का तरीका ऐसा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके ही बनाया जाए। देख कर ऑब्जर्व करके बनाया जा सकता है, ये भी एक बार देखना, नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन तो है ही लास्ट में, इससे तो बनना ही बनना है। ये प्रोसेस से, ये तो कन्वेंशनल तरीका है ना, इससे तो बनना ही बनना है, नहीं बने कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन एक बार फिर भी देख लेना है, अगर डायरेक्टली रफ एस्टिमेट ला सकते हो कि हम लोग को आंसर कैसा चाहिए होता है, जनरली आंसर चाहिए होता है बीगो के टर्म में, और बीगो क्या है, रफ एस्टिमेट ही तो है। तो अगर कम टाइम में ज्यादा बेटर अगर हम लोग आंसर ला सकते हैं जो रफ भी थोड़ा ज्यादा कम भी रहे तो क्या है, अच्छा चीज है, क्योंकि हम लोग बीओ के टर्म में बात करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में तो इक्वल होना ही है उसको। चलो तो ये क्या हुआ, एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। एक्सपेंड करने पर तो पक्का आएगा, ये चीज पक्का है। देखते हैं शॉर्ट में कोई चीज बन सकता है क्या वैसा। तो मान लो ऐसा रहता टी ऑफ n माइनस वन प्लस लॉग n। यहां रहता वन किसके लिए, n इक्वल टू वन के लिए। अब log n है, इसका रफ आंसर कैसे आ सकता है, यहां पर log n है और n माइनस वन बार बार माइनस वन है, n इक्वल टू वन तक आना है हम लोग को, मतलब कि ये लगभग n स्टेप्स होगा। तो n स्टेप्स इंटू
क्या करेंगे, लॉग एन। इसका फिर आंसर कितना हो गया, एन लॉग एन, बीगो ऑफ एन लॉग एन, हो गया आंसर। अब नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट करके देखना है एक बार, वैल्यू कैसा दिखेगा, लॉग एन है ना, जानते हो कैसा दिखेगा। सबसे पहला टर्म क्या होगा, सबसे पहला टर्म है लॉग एन प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा, जब n माइनस वन वाला आएगा तो लॉग ऑफ n माइनस वन आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा लॉग ऑफ n माइनस टू आएगा। फिर क्या आएगा, करते करते लॉग टू प्लस लॉग वन आएगा। लॉग थ्री से लेते हैं अगर, लॉग थ्री लॉग टू लॉग वन। अब इस तरीके से रहता है। लॉग का एक प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ए, ऐसे बड़ा में ही लिखते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी बराबर क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी। लॉग ए प्लस लॉग बी के लिए लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो ये हो गया लॉग ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी, जब किए हम लोग लॉग ऑफ ए इंटू बी हो गया। तो यहां भी जब लॉग ए लॉग बी ऐसे लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू कहां तक जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू वन, यही जाएगा ना। लॉग ऑफ इतना है। अब ए वैल्यू क्या है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू उल्टा पर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको फैक्टोरियल नहीं बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल था, एन फैक्टोरियल क्या था, यही था ना, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू कहाँ तक, टू इंटू वन, थ्री इंटू टू इंटू वन, यही था ना n फैक्टोरियल। मतलब कि इसको हम लोग ये पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है यहां से लेकर यहां तक का टर्म है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना n फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ n फैक्टोरियल होगा, तो लॉग ऑफ n फैक्टोरियल बन गया ना अब हम लोग का। तो n फैक्टोरियल के लिए क्या हम बताए थे, जो n फैक्टोरियल लेस देन n पावर n, ये बताए थे ना। जब अलग अलग फंक्शन हम बता रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी जब बता रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज में, उसमें बताया थे ना कि 2 पावर n लेस देन n फैक्टोरियल लेस देन n पावर n। तो ये बिगर है ना, हम लोग को बिगो ही तो लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब बिगर है बिगो लेना है तो क्या करेंगे, यहां पर n पावर n रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ n पावर n, लॉग ऑफ n पावर n हो गया। ये n क्या होगा, पहले चला आएगा, यहां पर जो n है जो पहले चला आया, क्या बन गया, n इंटू लॉग n, n इंटू लॉग n, मतलब कि n लॉग n आ गया ना, वही ना हम लोग रफली निकाले हैं, n इंटू लॉग n, n लॉग n। मतलब कि सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में इजीली देख कर भी किया जा सकता है, समझ रहे हो।
अब मान लो ऐसा रहे, इसके जगह पर रहता n-1 है ना, यहाँ पर n-2 रहता, तो क्या होता, n-2 है तो क्या आएगा, n/2 स्टेप्स आएगा, log n है, फिर भी क्या होगा, n/2 इंटू log n इक्वल टू क्या हो गया, v ऑफ n log n, यही हुआ ना। मान लो ऐसा क्वेश्चन रहता, कुछ और भी चेंजिंग अगर इसमें रहता, देखो ये आराम से देखो, बहुत इजीली बनेगा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं इसमें, सब्स्टिट्यूट कर भी सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है कम टाइम में, क्योंकि रफ एस्टिमेट हम लोग कर रहे हैं। अगर हाँ एग्जैक्ट एस्टिमेट करना रहे अगर, तब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्चुअल में कितना वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर बीओ के फॉर्म में करना रहे तो हम लोग को जनरली क्या रहता है, हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन ही यूज करते हैं हमेशा। तो इसीलिए क्या है, मान लो ऐसा है Tn इक्वल टू n-3 प्लस n² रहेगा, किसके लिए है भाई, n ग्रेटर देन 1 के लिए, और 1 है n इक्वल टू 1 के लिए। मान लो इस टाइप का रहे तो रफली कितना होगा, एक बार में n² है ना, n-3 है, मतलब कितना स्टेप्स हो गया, n/3 स्टेप्स हो गया लगभग, n² है इंटू n², रफली क्या होगा, n⁻3, यही होगा ना, n² इतना है, n/3 टाइम्स ऑफ n², रफली अगर बीओ के फॉर्मेट लिखते हैं तो n³ आएगा आंसर, सही आंसर भी होगा। और इसको एक्सपेंड करके, पूरा एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करो, मैथ है इसमें कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। अच्छा ऐसा अगर रहे, ये तो हम लोग माइनस कर रहे हैं बार बार n से, मान लो देखो जो वेरिएशन बता रहे हैं क्वेश्चन का एक बार अच्छे से देख लेना। मान लो इस टाइप का रहे जो n/3 डिवीजन रहे प्लस c है, किसके लिए भाई, n ग्रेटर देन 1 के लिए, और 1 है किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। मान लो ऐसा रहे n/3 है प्लस c है, n ग्रेटर देन 1 के लिए, तो बार बार c ऐड हो रहा है ना, कितना टाइम से ऐड होगा, जब तक कि ये 1 ना बन जाए, यही करना है ना मेन पर्पस। ये 1 कब बनेगा, n/3 मतलब क्या होता है, n/3 पावर k इक्वल टू 1, k का वैल्यू क्या आता था याद है, log n बेस 3, यही आता है ना, तो log n बेस 3 इंटू c तो कांस्टेंट है, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा क्या आएगा, k इंटू c बराबर क्या हो गया, log n इंटू c इक्वल टू बीगो ऑफ log n बेस 3, यही है। तो बेसिक चीज है, इसको एक बार देख लो अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस रहेगा इस पर,